Good morning students. Welcome to our YouTube channel BDN Public School. Today we are going to start our history portion of class 10th. ठीक है, आज का जो हमारा पहला अध्याय जो चैप्टर है वो है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये देखो जो राष्ट्रवाद है वो कहते किसे। ठीक है, राष्ट्र के प्रति निष्ठा, उसकी प्रगति और उसके प्रति सभी नियम आदर्शों को मानने को ही क्या बोलते हैं या फिर बनाए रखने को ही क्या बोलते हैं, आप राष्ट्रवाद बोलते हैं। ठीक है, अब है यूरोप। ठीक है, यूरोप दुनिया के किस हिस्से को यूरोप कहते हैं, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा। ठीक है, चलो देखते हैं। ये देखो, ये जो हिस्सा है दुनिया का, इस हिस्से को क्या बोलते हैं हम, यूरोप बोलते हैं। इसमें ये एक देश का नाम नहीं है, ये एक महाद्वीप का नाम है। ठीक है, जिसमें अलग अलग देश निवास करते हैं। देखो, ये इटली है आपका, फ्रांस, ब्रिटेन, ठीक है, फिनलैंड है आपका, डेनमार्क है यहाँ पर ऊपर, जर्मनी है आपका, ठीक है, और यहाँ पर आपका स्पेन है आपका, यहाँ पर पुर्तगाल है। ठीक है, यानी कि बहुत सारे देश हैं इसके अंदर। ये जो रशिया का हिस्सा है, रूस का हिस्सा है, साइबेरियन जो हिस्सा जिसको हम बोलते हैं, वो भी यूरोप का हिस्सा है। ठीक है, यहाँ पर देखो ये हमारा भारत है। ठीक है, यानी कि दुनिया के विश्व के इस हिस्से को हम क्या बोलते हैं, यूरोप बोलते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हमारा लेसन। ये एक चित्र है, किसने बनाया है, फ्रेडरिक सार्यू। विश्वव्यापी प्रजातांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों का सौंपन राष्ट्रों के बीच संधि 1848। ठीक है, एक चित्र बनाया गया है, फ्रेडरिक नाम का कोई चित्रकार है, उसने बनाया था। ठीक है, अब आगे देखो, 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सार्यू ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। ठीक है, यानी कि एक के बाद एक 4 चित्र बनाए। इनमें उसने सपनों का एक संसार रचा जो उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। इस श्रृंखला के पहले चित्र, ठीक है, जो हमने अभी दिखाया, में यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, फ्रांसीसी क्रांति 1889 के अंदर। ठीक है, सॉरी 1889 नहीं, 1789 के अंदर हुई थी। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, 1789 के अंदर। जो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार स्वतंत्रता को महिला का रूप प्रदान किया करते थे। ठीक है, जो हमने 9वीं कक्षा में पढ़ा फ्रांसीसी क्रांति के दौरान। ठीक है, तो वहां उसके बारे में थोड़ा सा वर्णन यहाँ पर किया गया है। यहाँ भी आप ज्ञानोदय की मशाल को पहचान सकते हैं, जो उसके एक हाथ में है और दूसरे में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र है। देखो यहाँ पर दिखाया गया है, ये एक मूर्ति है। ठीक है, ये दिखा रखा है विश्वव्यापी प्रजातांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों का सौंपन, यानी कि इसके हाथ में क्या है, एक हाथ में क्या है, मशाल है। ठीक है, और दूसरे हाथ में क्या है, लोगों के अधिकारों का वर्णन है कि जो लोगों का अधिकार है वो क्या है। ठीक है, वहां पर इसके बारे में बताया है। आगे है, प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए हैं, यानी कि ऐसे संस्थान जो निरंकुश हैं, जो लोगों पर राज करना चाहते हैं, उनके अवशेष बिखरे हुए हैं। देखो यहाँ पर ये बिखरे पड़े हैं। इस प्रतिमा के बारे में, इस प्रतिमा नहीं, इस चित्र के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा बताया गया है। सार्यू के कल्पनादर्श यूटोपिया में, यूटोपिया क्या होता है, एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर लोग, कोई भी वहां पर दुखी नहीं है, सभी सुख सुविधा के साधन मौजूद है, उसको यूटोपिया बोलते हैं। ठीक है, यूटोपिया में दुनिया के लोग अलग राष्ट्रों के समूहों में बटे हुए हैं, जिनकी पहचान उनके कपड़ों और राष्ट्रीय पोशाक से होती है। स्वतंत्रता की मूर्ति से कहीं आगे इस जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड एक देश का नाम है जो कहाँ पर है, यूरोप में। अमेरिका यूरोप का हिस्सा नहीं है। ठीक है, लेकिन जो स्विट्जरलैंड है वो यूरोप का हिस्सा है, जो जब तक राष्ट्र राज्य बन चुके थे। ठीक है, क्योंकि जो कहीं भी अगर कोई नेतृत्व करता है, ठीक है, किसी भी
क्रांति का, तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, अक्षमता होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी बताया गया है कि जो इस जुलूस का जो नेतृत्व कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड, क्योंकि उस समय तक ये क्या बन चुके थे, राष्ट्र राज्य बन चुके थे। ठीक है। फ्रांस जो क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना जा सकता है, प्रतिमा के पास अभी अभी पहुंचा है, यानी कि जो फ्रांस है वो अभी अभी उस क्रांतिकारी तिरंगे के पास पहुंचा है, क्योंकि उसने अभी अभी क्या प्राप्त की है, स्वतंत्रता प्राप्त की। ठीक है। आगे है, उसके पीछे जर्मनी के लोग हैं जो काला, लाल और सुनहरा झंडा थामे हैं। देखो पिक्चर को दोबारा से ध्यान से, ठीक हो। सबसे आगे क्या है, तिरंगा किसका, फ्रांस का। फिर कौन है, जो जर्मनी के लोग हैं। ठीक है, यहाँ पर बताया है। आगे देखो, यह दिलचस्प है कि जिस समय सारियो ने यह छवि निर्मित की, जर्मन लोग तब तक एक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बने थे। ठीक है। जो झंडा वे थामे हुए हैं वह 1848 की उदारवादी उम्मीदों की अभिव्यक्ति है, जिनमें उनके जर्मन भाषी रियासतों को एक प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत एक राष्ट्र राज्य में गठित करने की चाह थी। ठीक है। आगे देखो, जर्मन लोगों के बाद ऑस्ट्रिया, दो सिसिलियों की राजशाही, लंबार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड और हंगरी और रूस के लोग हैं। ठीक है। ये सारे के सारे देश कहाँ पर हैं, जो यूरोप है। ठीक है, वहां पर। आगे है, ऊपर स्वर्ग से ईसा मसीह, संत और फरिश्ते इस दृश्य पर अपनी नजरें जमाए हुए। चित्रकार ने इनका इस्तेमाल दुनिया के राष्ट्रों के बीच भाईचारे के प्रतीक के रूप में किया है। ठीक है। आगे देखो, इस अध्याय में ऐसे एक विषय उठाए गए हैं, ऐसे कई विषय उठाए गए हैं जिनकी काल्पनिक अभिव्यक्ति सारियो ने चित्र 1 में की थी। आगे देखो, 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिए। इन परिवर्तनों से अंततः यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्यों के स्थान पर राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। ठीक है। क्या पहले क्या था कि जो राष्ट्र थे उनके ऊपर, अलग अलग देशों के ऊपर राजाओं का राज होता था। ठीक है। लेकिन उसके बाद जो, यानी कि साम्राज्यों के स्थान पर, ठीक है, क्योंकि राजाओं के क्या होते थे, साम्राज्य होते थे। ठीक है। अब साम्राज्यों के स्थान पर किसका उदय हुआ, राष्ट्र का या फिर राज्य का। ठीक है। यूरोप में लंबे समय से एक ऐसे आधुनिक राज्य की गतिविधियां और विचार विकसित हो रहे थे जिसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र पर प्रभुसत्ता एक केंद्रीय शक्ति की थी। ठीक है, कि यूरोप में लंबे समय से ऐसे विचार या फिर गतिविधियां हो रही थी, विकसित हो रही थी, जिसमें क्या हो कि स्पष्ट रूप से पता हो कि इसका क्षेत्र, यानी कि किसी भी राज्य का क्षेत्र कहाँ तक सीमित है। ठीक है। उसकी परिभाषित, यानी कि उसको पहले ही बताया हो कि ये राज्य या फिर राष्ट्र यहाँ तक है। ठीक है। और उसकी जो सत्ता है, प्रभु सत्ता है, यानी कि वो कहाँ पर हो, एक केंद्रीय शक्ति के अंतर्गत विराजमान हो। ठीक है, आशित हो। लेकिन राष्ट्र राज्य में न केवल उसके शासकों बल्कि उसके अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव और साझा इतिहास या विरासत की भावना थी। ठीक है। साझेपन की यह भावना अनंत काल से नहीं थी, यानी कि जो साझेपन की जो भावना थी कि ये सब हमारा अपना है। ठीक है। तो पहले क्या था कि ये मेरा और ये चीज मेरी। ठीक है। लेकिन अब सब के अंदर क्या आने लगा, राष्ट्रवाद की भावना उजागर होने लगी, साझेपन की जो भावना है वो भी उजागर होने लगी कि ये हम सबका है, ये देश, ये राष्ट्र हमारा है। ठीक है। लेकिन ये जो भावना थी शुरू से नहीं थी। ठीक है, वो अभी अभी जागृत हुई थी। यह संघर्षों और नेताओं तथा आम लोगों की सरगर्मियों से निर्मित हुई थी। ठीक है। ये जो साझेपन की जो भावना है कि ये देश हमारा है, ये राष्ट्र हमारा है, ये कैसे उत्पन्न हुई थी, बहुत सारे संघर्ष हुए थे। जो नेता थे यूरोप के, उन्होंने भाषण वगैरह देकर लोगों के अंदर, ठीक है, इन भावनाओं को क्या किया था, प्रकट किया था, बताया था, दर्शाया था। ठीक है। यानी कि इस भावना से लोगों को क्या किया था, सम्मुख किया था। ठीक है। आगे रीड करते हैं। एक साझा पहचान का भाव और साझा इतिहास या विरासत की भावना। ठीक है। देखो, साझा पहचान यानी कि सबकी पहचान, ठीक है, साझे के रूप में हो, यानी कि एक जैसी हो कि हम उस राष्ट्र के निवासी हैं। ठीक है।
साझा इतिहास यानी कि हमारे देश का, हमारे राष्ट्र का जो इतिहास है वो हम सबका हो, और जो देश की, जो राष्ट्र की जो विरासत है वो भी सभी की हो। ठीक है, जो साझा विरासत कहलाए। ठीक है, ये सारी भावनाएं। ठीक है, यह अध्याय उन विविध प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालेगा जिनके तहत 19वीं सदी के यूरोप में राष्ट्र, राज्य और राष्ट्रवाद अस्तित्व में आई। यानी कि इस अध्याय के अंदर, इस चैप्टर के अंदर हमें सारी घटनाएं पढ़ेंगे, ठीक है, जिनसे यूरोप के अंदर राष्ट्र, राज्य या फिर राष्ट्रवाद की भावना के अंदर क्या हुआ, बढ़ोतरी हुई। ठीक है, आगे देखो, फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। यानी कि जो फ्रांसीसी क्रांति है और फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जो राष्ट्र का विचार आया, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पर इलेबोरेट किया गया, बताया गया थोड़ा सा खुल के। ठीक है, तो जो राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। ठीक है, जो राष्ट्रवाद की जो पहली झलक मिली थी, ठीक है, लोगों के अंदर यानी यूरोप के अंदर, वो 1789 फ्रांसीसी क्रांति के दौरान मिली। जैसा कि आपको याद होगा, 1789 में फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का आधिपत्य था। कि आपको पता होना चाहिए कि 1789 से पहले फ्रांस एक ऐसा देश था, राज्य था, जिसके पूरे भूभाग पर एक निरंकुश राजा का क्या था, आधिपत्य था। ठीक है, तो यानी कि उसका क्या था, राज चलता था वहां पर। फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए, उनसे प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई। यानी कि फ्रांसीसी क्रांति से क्या हुआ कि जो सारी शक्तियां, यानी कि जो संविधान का, जो राजनीतिक जितनी भी शक्ति थी, सत्ता थी, वो राजतंत्र यानी कि राजाओं का राज, ठीक है, राजाओं के तंत्र से निकलकर जो फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में, यानी कि राजतंत्र में इसको से छोड़कर या फिर राजतंत्र को छोड़कर लोकतंत्र में प्रविष्ट हो गई। ठीक है, क्रांति ने घोषणा की अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा और वे ही इसकी नीति तय करेंगे। अब लोगों ने कहा क्रांति के बाद कि अब जो ये राष्ट्र का गठन कौन करेगा, लोग करेंगे, और इसके जो नियम, इसको जो चलाने के जो सिद्धांत होंगे, ठीक है, वो भी लोग ही तय करेंगे। आगे है, प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने एक ऐसे कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती थी। यानी कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान ही जो फ्रांसीसी क्रांतिकारी थे, उन्होंने ऐसे कदम उठाए जिनसे जो फ्रांसीसी लोग थे, ठीक है, उनमें एक सामूहिक पहचान की भावना होगी कि हम उस समूह से आते हैं। ठीक है, पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया। यानी कि जो पितृभूमि यानी कि जो हमारा जो पैतृक देश है और जो हम यहाँ के नागरिक हैं, ठीक है, लोगों के विचारों में ये बातें आने लगी और उससे क्या होने लगा, वो उनके अंदर एक संयुक्तता की भावना, ठीक है, यानी कि समुदाय संयुक्त के विचार आने लगे। ठीक है, कि हम इस समुदाय विशेष से संबंध रखते हैं और ये हमारी पितृभूमि है और हम यहाँ के नागरिक हैं, जिससे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। अब एक समुदाय को, ठीक है, संविधान के अंदर, ठीक है, जो समुदाय के अंदर जितने भी लोग थे, ठीक है, अब जो समुदाय को अधिकार प्राप्त होंगे, तो वो अधिकार समुदाय के सभी लोगों को एक समान रूप से प्राप्त होने थे। ठीक है, अतः एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना गया जिसने पहले के राष्ट्र या राजध्वज की जगह ले ली। ठीक है, यानी कि एक नया झंडा बनाया गया, ठीक है, ट्राई कलर बनाया गया, और अब जो पहले का जो राजा का जो ध्वज था उसकी जगह इसने ले ली थी। अब है स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। ठीक है, नई स्तुतियां रची गई, शपथें ले गई, शहीदों का गुणगान हुआ, यानी कि जिन्होंने फ्रांसीसी क्रांति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, अपनी शहादत दी थी। ठीक है, और यह सब राष्ट्र के नाम पर हुआ, यानी कि नए देश के नाम पर हुआ। आगे है, एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिसने अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए। यानी कि एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था बनाई गई, ठीक है, कि जो सभी के ऊपर क्या करे, सभी के लिए समान कानून बनाए, ठीक है, सभी के लिए समान व्यवहार हो। ठीक है, जो कि राजा के समय ऐसा नहीं था। ठीक है, कि जो प्रथम श्रेणी के लोग थे, द्वितीय श्रेणी के लोग थे, उनको ज्यादा अधिकार प्राप्त थे। ठीक है, जो निम्न श्रेणी के लोग थे उनको अधिकार इतने ज्यादा प्राप्त नहीं थे। वहां पर जो कानून के अंदर जो समानताएं थी वो नहीं थी, लेकिन राष्ट्र के नाम पर जब इसका
इस एक देश का उदय हुआ, फ्रांस का उदय हुआ, तो वहाँ पर फ्रांसीसी क्रांति के बाद सभी के लिए जो कानून है वो समान बनाए गए। आगे है आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए, यानी कि देश के अंदर जितने भी आयात या फिर निर्यात में होने वाले जो शुल्क थे लगते थे एक स्थान से दूसरी जगह पर किसी अगर हम सामान को ले जाते थे, ठीक है, तो टैक्स देना पड़ता था पहले, अब उनको समाप्त कर दिया गया। और भार तथा नापने की एक समान व्यवस्था लागू की गई, यानी कि जो भार मापने की किसी भी वस्तु को भार मापने की जो व्यवस्था है पहले एक समान नहीं थी राजा के समय, अब वो एक समान कर दी गई। क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया और पेरिस में फ्रेंच जैसी बोली और लिखी जाती थी, वहीं राष्ट्र की साझा भाषा बन गई। अब क्या था, जो क्षेत्रीय बोलियां फ्रांस में भी क्या था कि एक अलग क्षेत्र की अलग बोली होती थी, ठीक है, अब उन बोलियों को उत्साहित नहीं किया गया, अथोत्साहित किया गया, यानी कि निरुत्साहित किया गया, दबा दिया गया, और एक भाषा, ठीक है, जो फ्रेंच, ठीक है, फ्रेंच जो भाषा थी वो बोली जाने लगी और उसी को उत्साहित किया गया और उसको देश की राष्ट्रभाषा बना दिया गया। ठीक है, अब है क्रांतिकारियों ने यह भी घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का यह भाग्य और लक्ष्य था कि वह यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराए। अब जो क्रांतिकारी थे फ्रांस के, उन्होंने यह भी घोषणा कर दी थी कि जो यूरोप के फ्रांस से अलग जो देश हैं, ठीक है, उन देशों को भी, ठीक है, जो उन देशों के ऊपर जो निरंकुश शासक शासन कर रहे हैं उनसे भी मुक्ति फ्रांस दिलाने में उनकी मदद करेगा। दूसरे शब्दों में फ्रांस यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्रों में गठित होने में मदद देगा, ठीक है, क्योंकि अब तक जो क्या है गिने चुने ही ऐसे देश बने हैं या फिर राष्ट्र अस्तित्व में आए हैं, ठीक है, बाकी तो सारा क्या है कि साम्राज्य हैं जो राजाओं के अधीन थे, ठीक है। अब चाहता है कि जो अन्य जो साम्राज्य हैं वो भी राष्ट्रों के रूप में गठित हो जाएं। कौन चाहता है? ऐसा फ्रांस चाहता है। जब फ्रांस की घटनाओं की खबर यूरोप के विभिन्न शहरों में पहुंची तो छात्र तथा शिक्षित मध्य वर्गों के अन्य सदस्य जैकोबिन क्लबों की स्थापना करने लगे। ठीक है, जब ये बातें जो फ्रांस के अंदर जो घटनाएं हुई थी, ठीक है, यानी कि किसकी घटनाएं, क्योंकि पहले इतना संचार के साधन नहीं थे, ठीक है, टेलीफोन वगैरह नहीं होते थे, तो जब जैसे जैसे लोगों के पास ये खबरें पहुंचती है, फ्रांसीसी क्रांति का पता चलता है, लगता है, ठीक है, तो जो दूसरे जो राज्य थे या फिर हम बोल सकते हैं जो दूसरे साम्राज्य थे राजाओं के, वहां पर जो शिक्षित मध्यम वर्ग था और जो छात्र थे उन्होंने क्या जैकोबिन क्लबों की स्थापना कर दी। अब जैकोबिन क्लब क्या होते थे? जहाँ पर लोग बैठकर विचार विमर्श करते थे एक दूसरे के, ठीक है, बातों को क्या करते थे, आदान प्रदान करते थे। उनकी गतिविधियों और अभियानों ने उन फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार किया जो 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े इलाके में घुसी। अब किन की गतिविधियों ने? जो अन्य जो दूसरे देशों के जो शिक्षित मध्य वर्ग के जो सदस्य थे, ठीक है, जिन्होंने जैकोबिन क्लबों की स्थापना की, अब उनकी गतिविधियों ने, उनके द्वारा जो किए गए कार्यों ने, ठीक है, क्या किया, फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार कर दिया या फिर रास्ता खोल दिया, ठीक है, जो कि जो 1790 में कहाँ घुस गए थे? हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े इलाकों में ये जो फ्रांस की सेनाएं थी वो घुसपैठ कर चुकी थी। क्यों कर चुकी थी? ये चाहते थे कि ये जो बाकी का क्षेत्र है वो क्या बन जाए, एक राष्ट्र के रूप में उभरे, ठीक है, राजाओं से मुक्ति मिले, राजतंत्र से मुक्ति मिले। अब आगे है क्रांतिकारी युद्धों के शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्रवाद के विचारों को विदेशों में ले जाने लगी। अब क्या है कि क्रांतिकारी तो युद्ध तो होते ही रहे, ठीक है, साथ ही साथ जो फ्रांसीसी सेनाएं हैं उन्होंने राष्ट्रवाद के विचार भी विदेशों में यानी कि दूसरे देशों में फैलाने शुरू कर दिए, ठीक है। अब आए नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया वहां उसने ऐसे अनेक सुधारों की शुरुआत की जिन्हें फ्रांस में पहले ही आरंभ किया जा चुका था, ठीक है। अब नेपोलियन कौन था? ये भी फ्रांस का नेतृत्व करता था, ठीक है, नेतृत्व कर रहा था, ठीक है, कौन? नेपोलियन, ठीक है। तो इसने कैसे सुधारों की शुरुआत की? किसके अंदर? फ्रांस के अंदर, ठीक है, जो फ्रांस में पहले ही आरंभ हो चुके थे। फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर नेपोलियन ने निसंदेह वहां प्रजातंत्र को नष्ट कर दिया था, ठीक है, क्योंकि अब जो नेपोलियन था वो राजा बन चुका था किसका? फ्रांस का, 1790 के बाद, ठीक है, उसने दोबारा से वहां पर राजतंत्र ला दिया। अब वहां का जो प्रजातंत्र था फ्रांस का वो समाप्त हो गया, ठीक है। ये देखो ये अलग अलग देश हैं फ्रांस के, सॉरी यूरोप के, ये मैंने बताया था आपका, ठीक है, ये इटली है, ठीक है,
और इटली में ये जो सिसिली जो ये क्या है राजतंत्र होता था पहले, ये संपूर्ण इटली यहाँ तक है, आप देखोगे संपूर्ण इटली यहाँ तक है। तो इसकी ये अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है, जैसे ये कोर्सिका द्वीप है, सार्डिनिया है, ठीक है, और सिसिलिया, ठीक है, ये दो आपके क्या है अलग अलग राजतंत्र हैं, ठीक है, लघु राज्य है, ठीक है। ये आपका पुर्तगाल, स्पेन, ये फ्रांस हो गया, ये नीदरलैंड, ठीक है। आप इन देशों को ध्यान से देखना, आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। आप धीरे धीरे कोशिश करोगे तो मैप के बिना हिस्ट्री आप अच्छे से कवर नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो मैप आपको याद होना अच्छे से जरूरी है। आगे देखो, हाँ, अब जो नेपोलियन है उसने राजतंत्र समाप्त करके सॉरी राजतंत्र ला दिया, क्या करके प्रजातंत्र को समाप्त करके, मगर प्रशासनिक क्षेत्र में उसने क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया था ताकि पूरी व्यवस्था अधिक तर्कसंगत और कुशल बन सके। लेकिन उसने क्या किया था, जो प्रशासन का क्षेत्र था, प्रशासन में काम करने वाले लोग थे, ठीक है, उनके अंदर जो क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया ताकि जो पूरी व्यवस्था है वो तर्क संगत यानी कि सोच सके और कुशल बन सके, ठीक है। अब 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता था, ने जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए थे, ठीक है। कि पहले क्या होता था कि फ्रांस में जब ये नियम बनाए गए थे, ठीक है, जो नागरिक संहिता के जो नियम थे पहले 1804 से पहले, वहां पर जन्म के आधार पर कुछ विशेष अधिकार प्राप्त किए दिए जाते थे नागरिकों को। लेकिन 1804 के बाद जो नागरिक संहिता आई, जिसे हम नेपोलियन की संहिता भी बोलते हैं, उन्होंने जन्म के आधार पर जो विशेष अधिकार दिए जाते थे लोगों को वो समाप्त कर दिए थे। उसने कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। उसने अब जो कानून बनाए गए हैं, ठीक है, फ्रांस के, उनके समक्ष, उनके सामने बराबरी और संपत्ति का अधिकार को सुरक्षित किया कि आप बराबरी का जो संपत्ति यानी कि जो आप कितनी भी संपत्ति रख सकते हैं, ये आपको अधिकार है, उसको सुरक्षित बना दिया, ठीक है, कि एक कानूनी रूप दे दिया। इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी लागू किया गया। अब इस संहिता को जो फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन जो क्षेत्र थे दूसरे देशों के, ठीक है, वहां पर भी लागू किया गया। डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया, यानी कि जो प्रशासन करने का जो तरीका था, ठीक है, कि एक क्षेत्र पर एक विशेष क्षेत्र पर जो प्रशासनिक ढांचा था उसका विभाजन करके, ठीक है, सरल बना दिया ताकि जो प्रशासन है उस क्षेत्र विशेष पर अच्छे ढंग से किया जा सके, ठीक है। सामंती व्यवस्था को खत्म किया। सामंत क्या होते थे, राजाओं के अधीन होते थे सामंत, ठीक है, काफी ताकतवर होते थे, ठीक है। ये क्या कराते थे, राजाओं को जो किराए पर जो सैनिक, ठीक है, ये प्रोवाइड कराते थे, मुहैया कराते थे, किसको, राजाओं को, ठीक है। राजाओं के बाद राज्य में, क्षेत्र में सामंत क्या होते थे, सबसे मजबूत दावेदार होते थे सत्ता के। आगे है, और किसानों को भू दासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई, ठीक है, यानी कि किसानों को जो भू दासत्व यानी कि जमीन के बदले दास, ठीक है, और दास पता है सेवा करने वाले होते हैं, ठीक है, और जागीरदार शुल्कों से मुक्ति दिलाई, यानी कि जो शुल्क लगाए जाते थे किसानों के ऊपर, ठीक है। शहरों में भी कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रणों को हटा दिया गया। आगे है, यातायात और संचार व्यवस्थाओं को सुधारा गया। किसानों, कारीगरों, मजदूरों और नए उद्योगपतियों ने नई नई मिली आज़ादी चखी, ठीक है, उनको कुछ आज़ादी दी गई, ठीक है, नियमों में, कानून में। आगे है, उद्योगपतियों और खास तौर पर सामान बनाने वाले लघु उत्पादक यह समझने लगे कि एक समान कानून, मानक भार तथा नाप और एक राष्ट्रीय मुद्रा से एक इलाके से दूसरे इलाके में वस्तुओं और पूंजी के आवागमन में सहूलियत होगी। यानी कि अब जो छोटे जो उत्पादक थे, ठीक है, वो क्या था कि पहले जो भार और नाप की जो मानक जो होता था वो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में अलग अलग होता था, ठीक है। यहाँ पर जो मापने की या फिर भार मापने की जो विधि होती थी दूसरे क्षेत्र में वो अलग होती थी, ठीक है। इससे इनको क्या होती थी, दिक्कत होती थी। यहाँ पर जो सामान पहले इस भार और माप विधि के द्वारा मापा जाता था, और जब दूसरे क्षेत्र में जब ये अपना सामान भेजते थे बेचने के लिए तो उसको दूसरे भार और नाप तरीके से या फिर व्यवस्था से मापा जाता था। लेकिन अब भार और नाप की जो मानक है वो निर्धारित कर दिए गए एक क्षेत्र विशेष के लिए, ठीक है। अब उस दूसरे इलाकों में वस्तुओं और पूंजी के आवागमन पर काफी सहूलियत हो गई, ठीक है, ये ऐसा सोचने लगे अब है। लेकिन जीते हुए इलाकों में स्थानीय लोगों की फ्रांसीसी शासन के प्रति मिलीजुली प्रतिक्रियाएं थी। लेकिन
ये तो बातें हो रही थी अभी तक फ्रांस की, लेकिन जो जीते थे इलाके फ्रांस के लोगों ने या फिर फ्रांसीसियों ने, ठीक है, तो फ्रांसीसियों के प्रति या फिर फ्रांसीसी शासन के प्रति दूसरे इलाकों के जो लोग थे उन्होंने मिली-जुली प्रतिक्रियाएं दी थी। कुछ चाहते थे कि ये ठीक है, अच्छा है, और कुछ बोल रहे थे कि नहीं, ये शासन अच्छा नहीं है। शुरुआत में अनेक स्थानों जैसे हॉलैंड और स्विट्जरलैंड और साथ ही कई शहरों जैसे ब्रसेल्स, मेज, मिलान और वार्साओ में फ्रांसीसी नेताओं का स्वतंत्रता का तोहफा देने वालों की तरह स्वागत किया गया। ठीक है, तो सबसे पहले जब इन्होंने अधिकार कर लिया था किस पे, ब्रुसेल्स, ठीक है, बेल्जियम की तो राजधानी है वहाँ पर, ठीक है, जो मेज, मिलान, ये जो बड़े-बड़े शहर हैं, ठीक है, वहाँ पर जो फ्रांसीसी सेनाओं को क्या किया गया, स्वागत किया गया, ठीक है, क्योंकि आप मेरा क्यों, क्या सोच के कि आप हमारे लिए स्वतंत्रता का तोहफा लेके आए हो, ठीक है। मगर यह शुरुआती उत्साह सी गई दुश्मनी में बदल गए हैं जब यह साफ होने लगा कि नई प्रशासनिक व्यवस्थाएं राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं थी। अब क्या होने लगा कि जो लोगों ने इनका स्वागत किया था फ्रांसीसियों का, ये सोच के कि आपने हमें स्वतंत्रता दी, वो शीघ्र ही जल्दी ही दुश्मनी बदल गई, क्योंकि जब उन्हें लगने लगा कि अब ये नई प्रशासनिक व्यवस्थाएं लागू कर रहे हैं पहले वाली को हटाकर, ठीक है, क्योंकि लोगों के लिए, ठीक है, दूसरे क्षेत्रों में लोगों के लिए जो पहले वाली जो व्यवस्थाएं थी वो काफी अच्छी थी, ये सोचने लगे कि वो पहले वाली व्यवस्थाएं अच्छी थी। अब जो नई राजनीतिक व्यवस्थाएं या फिर प्रशासनिक व्यवस्थाएं की जा रही हैं उनके अपेक्षा में अब है बढ़े हुए कर, सेंसरशिप और बाकी यूरोप को जीतने के लिए फ्रेंच सेना में जबरन भर्ती से हो रहे नुकसान प्रशासनिक परिवर्तनों से मिले फायदों से कहीं ज्यादा नजर आने लगे। अब देखो क्या है कि अब कर बढ़ा दिए गए सेंसरशिप और बाकी यूरोप को जीतने के लिए, यानी कि अब यूरोप का काफी हिस्सा फ्रांसीसियों ने जीत लिया था। अब और भी जो हिस्सा बचा हुआ था उसको जीतने के लिए फ्रेंच सेना में जबरन भर्ती किए जा रहे थे लोग, ठीक है, और उससे क्या हो रहा था, नुकसान भी हो रहा था, और जो प्रशासनिक परिवर्तन थे, ठीक है, उनमें फायदों की जगह कहीं न कहीं क्या होने लगा, नुकसान नजर आने लगा, ठीक है। आगे देखो यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। अब यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण धीरे धीरे कैसे हुआ, ठीक है, ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ इतना ही रीड करेंगे, और बाकी आपको अच्छी वीडियो लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।